आज के वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर वैदिक काल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और वैदिक काल से जुड़े हुए जितने भी जीके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और वैदिक काल कक्षा 6वीं का है, लेकिन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य कक्षाओं के लिए भी यह चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में हमने क्या जाना था? सिंधु सभ्यता की बारे में जाना था, और उसके बाद हम सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में क्या हो गया, पुनः एक नई संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ, जिसे क्या कहा गया, वैदिक संस्कृति कहते हैं। और यह वैदिक संस्कृति जो विकास हुआ उसका विकसित होने करने वाले अपने आप को क्या कहते थे? जो वैदिक संस्कृति को विकसित किए वे अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अर्थात जो आर्य कहते थे, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। यहाँ पे हम मैप में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पशुपालक आर्यों के समय में भारत की स्थिति थी। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। इस प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वेदों की भाषा, जो वेद है सबसे प्राचीन है, तो वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है और वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब वेदों के बारे में आगे जानते हैं। वेद क्या है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मुख्य 4 वेद है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। और वेदों के बारे में विस्तार से आगे के वीडियो में हम जानेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके मंत्रों को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद में मंत्र लिखा गया है उन्हें कहा जाता है सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। इन सूक्तों में देवी देवताओं की क्या की गई है? स्तुति, आराधना की गई है। इनके अध्यायों से हमें उस समय की क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी सुना गया। तो जो श्रुति परंपरा रही है उसमें क्या होता था? श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं। और जो गुरु द्वारा सिखाया जाता है तो उसे सुनकर शिष्य क्या करते थे? सस्वर पाठ करके स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इस तरह क्या होता है? यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सावधानी पूर्वक क्या हो जाता है? हस्तांतरित होता रहता है। मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों में भी यह आगे बढ़ता रहता है, यह जो ज्ञान है। अब जानते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। वह 2 भाग कौन कौन से हैं? ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल के समय के बारे में। आर्थिक जीवन। तो ऋग वैदिक काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियां
जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। कहने का अर्थ है कि ये जो विभिन्न नदियां थी, 7 नदियां, उनके आसपास ये ऋग्वैदिक काल में लोग रहते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। गायें उनकी क्या थी? मुख्य पूंजी थी। वे गायों की पूजा भी करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। साथ ही घोड़े, भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। आर्य महिलाएं क्या करती थी? सूत काटती थी और कपड़े भी बुनती थी। अब जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन रहन सहन के बारे में। इस काल में आर्यों का जीवन क्या था? बहुत सीधा साधा था। वे लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते थे। यहाँ पे पिता पढ़ेंगे। पिता जो है परिवार का क्या था? मुखिया होता था। समाज में पुरुषों का क्या था? उस समय अधिक महत्व था। और वैदिक समाज में महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसे धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस समय महिलाएं शिक्षित होती थी और कई महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की रचना भी की थी। मतलब महिलाओं का सम्मान उस समय होता था और उनको स्थान अच्छे से प्राप्त था। साथ ही साथ अगला हम बिंदु के बारे में जानते हैं, समाज। वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था? परिवार था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार रहते थे। ऐसे कई गांवों के लोगों को मिलाकर क्या बनता था? जन बनता था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार रहते थे और ऐसे कई गांवों के लोगों को मिलाकर क्या बनता था? जन बनता था। इस समय ऐसे कई जन थे, जैसे पुरुजन, कुरुजन और यदुजन। अब आगे बढ़ते हैं। समय जो उन दिनों क्या था? वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो जो संस्कृत नहीं बोलते थे उनका रहन सहन, आचरण आदि वैदिक लोगों से क्या था? अलग था। और इन्हें वैदिक लोग क्या कहते थे? दास, दस्यु या पड़ी कहते थे। वैदिक काल में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। सभी लोग समान माने जाते थे। राजा की क्या स्थिति थी वैदिक काल में? ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर क्या करते थे? राजा चुनते थे। जन के सभी पुरुष मिलकर राजा चुनते थे और राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत मतलब राजा का अगर कोई पुत्र है, संतान है, तो अगला राजा नहीं बन सकता था जब तक उसका क्या हो जाए? जन के जो सभी पुरुष है उसका मिलकर चुनाव ना कर लें। अर्थात वैदिक जनों की शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतांत्रिक थी। अगला है देवी देवता और यज्ञ। वैदिक लोग समय समय पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? यज्ञ करते थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। अक्सर पूछे जाते हैं ये जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके प्रमुख देवता कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे। वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी क्या थे? सम्मिलित थे। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकार है। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन क्या क्या है? सबसे पहला है संस्कृत भाषा। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की क्या है? जननी है। मतलब संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषा क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं।
दूसरा है वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन में वैदिक साहित्य। ये भारत की सबसे प्राचीन साहित्य है। अगला है गणतांत्रिक परंपराएं, मतलब छोटे छोटे जनपदों का युग था उस समय। गणतांत्रिक परंपराएं थी अलग अलग। उस समय कोई जो जनपद थे वे दूसरे जनपदों पर आक्रमण नहीं करते थे, अपनी अपनी गणतंत्र चुनाव करते थे स्वतंत्र रूप से और अपना शासन स्वयं चलाते रहते थे। तो ये 3 विशेषताएं थी मुख्य रूप से। आगे आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल वह काल था जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। इस समय वैदिक संस्कृति सिंधु सरस्वती नदियों के क्षेत्र से आगे बढ़कर कहां तक फैला? गंगा यमुना नदी के मैदानों तक फैल चुकी थी। जनपद, जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे वह उनका क्या कहलाने लगा? जनपद कहा जाने लगा। जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, सूरसेन जनपद आदि। अब जानते हैं हम कृषि का विकास और भौतिक समृद्धि किस प्रकार से हुई। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि की क्या हुई? उन्नति हुई। मुख्य रूप से चावल, गेहूं, तिलहन, दाल आदि की। इस समय विभिन्न धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। विशेष रूप से लोहे का उपयोग करने लगे थे और इस लोहे का उपयोग जो करने लगे थे उसे क्या कहा जाने लगा था? कृष्ण अयस्क या काला धातु। इन सब की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। अब जानते हैं उस समय की समाज और धर्म के बारे में। तो वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था। उसे गृहपति कहते थे। सभी लोग उनकी बात मानते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था। वे 4 अवस्थाओं में बटा था जिसे क्या कहा जाता था? आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी उसे जानते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनुष्य क्या करता था? बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य विवाह करके परिवार चलाता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता था। और चौथा और अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता था। तो इस तरीके से 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उत्तर वैदिक काल में पूरे जन के राजा को क्या कहा जाता था? मुखिया कहा जाता था। उनके रिश्तेदार और सहयोग जो करते थे, सहयोग को जो करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राजन्य कहा जाता था। उनका मुख्य काम जनपद की रक्षा करना था। उत्तर वैदिक काल में राजा और राजन्य क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि। और ये यज्ञ को कौन करते थे? ब्राह्मण या पुरोहित संपन्न करवाते थे। ब्राह्मणों को धन, गाय आदि दान में प्राप्त होते थे। उनकी मान्यता थी कि इन यज्ञ अगर करेंगे तो यज्ञ करने से क्या होगा? जनपद में ऐसी मान्यता थी खुशहाली आएगी, साथ ही साथ राजा शक्तिशाली बनेगा। ये मान्यता के आधार पर वे यज्ञ करवाते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में समाज जो था 4 वर्णों में बटा था। वे 4 वर्ण कौन कौन थे आगे जानते हैं। पहला था ब्राह्मण, जो यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ते और पढ़ाते थे। दूसरा है क्षत्रिय, जो जनपद में शासन और उसकी
रक्षा करते थे। तीसरा है वैश्य, जो जनपद में खेती और पशुपालन करते थे। तीसरा है शूद्र, यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो सेवा कार्य करते थे। इस तरीके से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्तर वैदिक काल में विभाजित थे या इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था के कारण ही क्या हुआ, आगे चलकर समाज में जाति व्यवस्था पनपी। अब जानते हैं महाकाव्यों की रचना। हमारे देश के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना कब हुई, उत्तर वैदिक काल की बातों पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कौशल जनपद की बातों पर आधारित है और महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना कुरु, पांचाल और सूरसेन की बातों पर आधारित है। ये 2 महाकाव्य भारतीय संस्कृति पर आधारित है। इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को क्या किया, प्रभावित किया और इनके अध्ययन से हमें इस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से वैदिक काल और वैदिक काल के साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में जाना। अगले जो हमारा वीडियो है वह महाजनपद काल के ऊपर आधारित है।